सम्माननीय शिक्षक साथियों, जय हिंद। आइए साथियों, आज के इस वीडियो में इस कालखंड में हम जानते हैं कि अपनी शिक्षण योजना अर्थात टीचिंग प्लान तैयार करने में किसी पाठ्य पुस्तक के पाठों का प्रयोग हम किस तरह से कर सकते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है, हम सभी शिक्षक साथियों को हमारे द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषयों के समस्त पाठों की शिक्षण योजना अर्थात टीचिंग प्लान तैयार करना है। और साथियों, टीचिंग प्लान तैयार करने के लिए हम पाठों का भली भांति अध्ययन करते हैं और अध्ययन करने के पश्चात वहीं से हम अपनी टीचिंग प्लान तैयार करते हैं। साथ ही जैसा कि आपको ज्ञात है, हम लोग लर्निंग आउटकम बेस्ड जो टीचर हैंडबुक है उसका भी प्रयोग करते हैं। किंतु इस कालखंड में मैं आपको बताने वाला हूं कि जिस भी पाठ के लिए हम टीचिंग प्लान तैयार करते हैं तो उस पाठ के किन अंशों को, किन प्रकरणों को अपने टीचिंग प्लान में हम समाहित करें। साथियों, ये महत्वपूर्ण बात है। और आज के लिए मैंने कक्षा 5वीं की भाषा भारती अर्थात हिंदी विषय को लिया है और इसमें पाठ 1 पुष्प की अभिलाषा, इस पाठ से जो प्रमुख प्रकरण है, प्रमुख अंश है, उनको मैं आपको बताने वाला हूं कि इनसे हमको जो टीचिंग प्लान के जो 9 खंड बताए गए हैं, उन 9 खंडों के किस खंड में हम किस जानकारी को समाहित कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो साथियों, प्रारंभ करते हैं और सीधे चलते हैं पाठ्य पुस्तक पर। साथियों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कक्षा 5वीं की भाषा भारती अर्थात हिंदी की पाठ्य पुस्तक, और इस पाठ्य पुस्तक में पाठ 1 पुष्प की अभिलाषा। और साथियों, इसी पाठ को लेते हुए हम इसके जो अंश दिए गए हैं, जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, ठीक है साथियों, मैं आपको एक नज़र में दिखा देना चाहता हूँ, ठीक है। तो इन अंशों को हम अपनी शिक्षण योजना में किन किन बिंदुओं में समाहित करेंगे, इस पर ही चर्चा करेंगे। किंतु सबसे पहले हम साथियों एक महत्वपूर्ण बात जान लेते हैं। देखिएगा, इस पाठ के कुछ प्रारंभ में ही यहाँ पर आप देख रहे हैं भाषा न्यूनतम अधिगम स्तर पाठचर्या, ठीक है। और साथियों, यहाँ पर देखिएगा अधिगम क्षेत्र ये दिखाए गए हैं और यहाँ देख रहे हैं अधिगम प्रतिफल, वही सीखने के प्रतिफल ही है ये। और साथियों, यहाँ पर आप देखेंगे तो अधिगम क्षेत्र में सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, विचारों का बोधन, व्यवहारिक व्याकरण, स्व अधिगम, भाषा प्रयोग और शब्दावली। और इनके अंतर्गत साथियों यहाँ पर देखिएगा विवरण दिया गया है अधिगम प्रतिफल यानी सीखने के प्रतिफल के अंतर्गत। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पर आपको पहला ही पढ़ के बताता हूं कि विद्यालय के आयोजनों एवं प्रतियोगिताओं में हुए कविता, पाठ, नाटक एवं वाद विवाद को सुनकर समझना। अब साथियों, यहाँ पर कविता पाठ की बात आ गई है ना, और अभी हम कविता पाठ पर ही चर्चा करने वाले हैं, पुष्प की अभिलाषा पर। तो आपको यहाँ पर जो अधिगम क्षेत्र हैं जितने भी, इनका विशेष ध्यान देना है और यहाँ पर दी गई जानकारी को एक बार हमको अध्ययन कर लेना है, विशेष तौर से भाषा के लिए, ठीक है साथियों। तो इसी तरह जो प्रत्येक पाठ्य पुस्तक है, प्रारंभ में कुछ अधिगम क्षेत्र जो दिए गए हैं उनका भी हमको अध्ययन करना आवश्यक है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं साथियों अब पाठ 1 पुष्प की अभिलाषा के किन अंशों को हमको हमारी जो शिक्षण योजना है उसमें समाहित करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले आप यहाँ पर प्रारंभ में ही देख पा रहे होंगे आइए सीखे, एक प्रकरण दिया हुआ है, अंश दिया हुआ है। तो साथियों, यहाँ पर जो जानकारियां दी गई हैं, जैसे देश प्रेम, त्याग और बलिदान की भावना का विकास, संदर्भ सहित भावार्थ लिखना, पर्यायवाची शब्दों का ज्ञान, शुद्ध वर्तनी का अभ्यास, संज्ञा और क्रिया की पहचान। अब साथियों, ये जो जानकारी दी गई है, ये क्यों दी गई है? ये इसलिए दी गई है कि हमको इस पाठ से इन जानकारियों को, इन बातों को बच्चों को सिखाना है, यानी बच्चों को सीखना है। अतः ये क्या हो जाएंगे साथियों? अवधारणा क्षेत्र। तो प्रारंभ में आइए सीखे में जो भी जानकारियां दी गई हैं वो हमारी जो शिक्षण योजना है उसमें ये समाहित किए जाएंगे, ठीक है साथियों। जैसे कि हम लिख सकते हैं, है ना, अवधारणा क्षेत्र में देश प्रेम, त्याग और बलिदान की भावना का विकास, ये हम लिख सकते हैं। इस तरह इनको भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब साथियों आगे हम देखते हैं साथियों दूसरे स्तर पे यहाँ आती है कविता, ठीक है। आप एक कविता को देख पा रहे हैं। इस कविता का शिक्षक के द्वारा स्वस्वर और पूरे हाव भाव के साथ में वाचन किया जाएगा, बच्चों को दोहराने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। और बच्चे भी इसका हाव भाव पूर्वक स्वस्वर वाचन करेंगे। इसके पश्चात वाचन के पश्चात पूरा भावार्थ यानी पूरा अर्थ समझा देने के पश्चात हम कविता से किन बातों को हमारी शिक्षण योजना में शामिल करेंगे, अर्थात शिक्षण योजना के किन खंडों में शामिल करेंगे।
तो साथियों सबसे पहली बात तो ये देखिए कि हम जो पेडागॉजिकल प्रक्रिया है, ठीक है, पेडागॉजिकल प्रक्रिया में हम यह लिख सकते हैं कि कविता को हाव भाव पूर्वक बच्चों के द्वारा वाचन करवाना, ठीक है, ये आ सकता है। दूसरी बात साथियों मैं आपको उदाहरण स्वरूप बताना चाह रहा हूं, यह है दूसरी बात। यहां आप देखेंगे तो हम बच्चों से एक अभिनय भी करवा सकते हैं। जैसे एक बच्चा पुष्प का यानी फूल का अभिनय कर सकता है ना। कुछ बच्चे दुल्हन का, कुछ बच्चे देव का, कुछ बच्चे वनमाली का, या कुछ बच्चे जो ऐसे जो सैनिक का जो अभिनय कर सकते हैं। इस तरह एक नाटक का मंचन भी हो सकता है कविता में भावार्थ के अनुसार, तो हम इसको भी पेडागॉजिकल प्रक्रिया में लिख सकते हैं। साथियों इसी तरह से हम अन्य प्रकरणों की बात करें, जैसे उदाहरण के लिए मूल्यांकन हेतु गतिविधियां और प्रश्न वाली बात आती है, तो साथियों यहाँ जो कविता है, इस कविता का पूरा भावार्थ समझा देने के पश्चात भावार्थ के आधार पर हम बच्चों से प्रश्न कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। यदि बच्चे प्रश्नों के उत्तर देंगे तो निश्चित तौर से समझ में आ जाएगा कि हमारे विद्यार्थी ने सीखा है। तो इस तरह से मूल्यांकन हेतु गतिविधियां और प्रश्न में भी यहाँ शामिल कर सकते हैं, ठीक है। तो साथियों मैंने आपको ये दो बातें बता दी, एक अंश ये हो गया और दूसरा अंश ये हो गया। तो यहाँ से बहुत सारी बातों को हम जो हमारी शिक्षण योजना है, शिक्षण योजना के जो अंश हैं, पेडागॉजिकल प्रक्रिया, ठीक है, और लर्निंग इंडिकेटर, मूल्यांकन हेतु गतिविधियां और प्रश्न, आओ करके सीखे, घर में खेल खेल में, और लर्निंग आउटकम्स में जो बातें यहाँ से हम समाहित कर सकते हैं। और साथियों पूर्व के कालखंडों में मैंने आपको बताया भी है कि हमें कहाँ से किन अंशों से जानकारी को हमारी शिक्षण योजना में हमको समाहित करना है, इसके बारे में बताया है, ठीक है साथियों। तो हम ये लर्निंग आउटकम्स में भी यहाँ से कुछ बिंदुओं को ले सकते हैं। फिर आगे बात आती साथियों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं शिक्षण संकेत। शिक्षण संकेत अर्थात शिक्षकों को पढ़ाने के लिए बच्चों के सामने प्रस्तुतिकरण के लिए यहाँ पर जानकारियां दी गई होती हैं कि हमें क्या कराना है। साथियों जब आप इसको पढ़ लेंगे तो यहाँ की बहुत सारी बातों को आप अपनी शिक्षण योजना में समाहित कर पाएंगे। उदाहरण के लिए कविता का हाव भाव के साथ में एकल और सामूहिक सस्वर वाचन कराएं या पाठ कराएं, ये दिया हुआ साथियों। तो यहाँ पर हम इसको पेडागॉजिकल प्रक्रिया में समाहित कर सकते हैं। इसी तरह हम यहाँ से आओ करके सीखें, है ना, खेल खेल में और घर में, ये भी समाहित कर सकते हैं। यानी को मिला के सामूहिक सस्वर वाचन पाठ कराएं, इसको हम शामिल कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह यहाँ जो भी अंश दिए गए हैं साथियों, तो इनका प्रयोग जो है हम हमारी शिक्षण योजना है, इनके विभिन्न जो कॉलम है उनमें इनको शामिल कर सकते हैं। तो एक ये अंश हो गया, ये क्षेत्र हो गया साथियों। आगे हम चलते साथियों, तो यहाँ पर आप देखेंगे कवि परिचय। कवि परिचय की कुछ बातों को आप चाहे तो लर्निंग आउटकम्स में शामिल कर सकते हैं या मूल्यांकन हेतु गतिविधियों में भी यहाँ से शामिल कर सकते हैं। फिर बात आती साथियों अभ्यास की। तो अभ्यास का अच्छी तरह से अध्ययन करना है और अध्ययन करके ये देखना है कि हम बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं, और जो कुछ हम सिखाना चाहते हैं साथियों, तो यहाँ से भी हम बहुत सारे बिंदुओं को अवधारणा क्षेत्र में हम लिख सकते हैं। अब जैसे ये प्रश्नों की बात आ रही साथियों, है ना, प्रश्नों की हम बात करें मान लो, तो प्रश्नों को हम मूल्यांकन हेतु गतिविधियों और प्रश्न में शामिल कर सकते हैं, है ना, ठीक है। इसी तरह साथियों यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक एक्सरसाइज दी गई है, तो इसको हम आओ करके सीखे खेल खेल में, है ना, इसमें समाहित कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ बातों को यहाँ से जो लर्निंग इंडिकेटर है इसमें समाहित कर सकते हैं। इसके बाद साथियों हम अगर हम बात करें कविता की, तो इस कविता का अध्ययन करने के पश्चात इसमें जो भावार्थ है, उस भावार्थ के आधार पर हम ये तय कर सकते हैं कि हमें अपनी शिक्षण योजना में सुझावात्मक शिक्षण सामग्री है अर्थात TLM है, उसमें क्या क्या शामिल कर सकते हैं। तो निश्चित तौर से पुष्प का चित्र या साकार पुष्प जो है उसका प्रयोग कर सकते हैं, है ना। इस तरह हम सम्राट का, दुल्हन का या वनमाली का जो चित्र है कहना चाहिए, उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। सैनिकों के चित्रों का हम प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार यहाँ का भावार्थ देखते हुए हम जो सुझावात्मक सहायक शिक्षण सामग्री है उसको यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है, इन्हें हम बना सकते हैं। अब आगे साथियों हम बात कर ले, यहाँ पर आप देखेंगे भाषा अध्ययन। तो भाषा अध्ययन से हम बच्चों को कौन सी व्याकरणिक जानकारी दे सकते हैं, तो यहाँ से भी हम अवधारणा क्षेत्र, ठीक है, पेडागॉजिकल प्रक्रिया, ठीक है, इस तरह से साथियों लर्निंग इंडिकेटर की हम बात करें, लर्निंग इंडिकेटर, है ना, और मूल्यांकन हेतु गतिविधियां और प्रश्न यहाँ से हम समाहित कर सकते हैं। इसी तरह से साथियों यहाँ हम देखेंगे योग्यता विस्तार।
तो योग्यता विस्तार में यहाँ जो बिंदु दिए गए हैं, इन बिंदुओं को हम शामिल कर सकते हैं। आओ करके सीखे घर में और खेल खेल में। ठीक है, देखिए जैसे कि देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने वाले वीरों की सूची बनाइए। ये हम आओ करके सीखे जो कॉलम दिया हुआ है हमारे टीचिंग प्लान में, उसमें इसको हम समाहित कर सकते हैं। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर जो अंश दिए गए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, इन सारे बिंदुओं का भली भांति अध्ययन करते हुए यहीं से यहाँ जो दिए गए अंश है, इनसे हमारे टीचिंग प्लान में सामग्री को समाहित कर सकते हैं। तो साथियों आपको मैंने प्रत्येक बिंदु को बताने का प्रयास किया है कि कौन कौन से अंश है। जैसे कि मान लो यहाँ पर आइए सीखे, दूसरी कविता, यानी जैसे पाठ है तो पाठ है ना, तीसरे नंबर पे शिक्षण संकेत, फिर हम आगे देखेंगे साथियों तो कवि परिचय हो सकता है, इसके बाद में अभ्यास। ठीक है, अभ्यास के बाद में साथियों भाषा अध्ययन अर्थात व्याकरणिक जानकारी, और आगे हम देखेंगे साथियों तो योग्यता विस्तार, इसको शामिल करना बहुत ही अनिवार्य है। तो इस तरह साथियों बड़े आसानी के साथ में और सहज तरीके से हम अपना टीचिंग प्लान शिक्षण योजना जो है वो तैयार कर सकते हैं और हमको तैयार करने में काफी सुविधा भी होगी। तो साथियों इस तरह से आज के इस वीडियो में, इस कालखंड में मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि अपनी टीचिंग प्लान तैयार करने में किसी पाठ्य पुस्तक के किसी पाठ के किन किन अंशों को हम समाहित कर सकते हैं। आशा करता हूं यह जानकारी, यह वीडियो आपको काफी उपयोगी लगा होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ इस कालखंड से विदा लेता हूं। अगले कालखंड में पुनः आपसे किसी नए प्रकरण को लेकर मुलाकात होगी। तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।